अच्छा, तूने एक चीज नोटिस किया? अपने वीडियो में फन पार्ट को कम करते हुए काम की बातों पर ज्यादा ध्यान दें। बाकी सब तो ठीक है, समझे? अब काम की बातें ज्यादा और फालतू की बातें कम। हाँ तो ठीक है, फिर अब से केवल काम की बात होगी। लेकिन उससे पहले ना मुझे भाई साहब को थैंक यू बोलना है, क्योंकि अगर ये ना होते ना तो शायद आज मैं भी। लेकिन आखिर ये है क्या जो यहाँ पे लटका हुआ है? ये अभी ये युवला है जिसे हम ललरी बोलते हैं, और ये करता ये है कि जब हम खाने को निगलते हैं तो ये ऊपर उठ करके हमारी नाक की नली को बंद कर देता है, ताकि जो खाना है वो हमारे पेट में जाए, ना कि हमारे नाक में। और ये खाना नीचे जाता कैसे है? देखो, खाने को निगलते समय जैसे ही खाना हमारे गले के पास पहुंचता है तो यह एपिग्लोटिस कुछ इस तरह से नीचे आकर के हमारी सांस नली को बंद कर देता है और खाना एसोफेगस यानी खाना वाली नली में चला जाता है। देखो, ये जो एपिग्लोटिस है ना, वो मैक्सिमम टाइम में खुला ही होता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है वह इसी रास्ते से होते हुए हमारे फेफड़ों तक जाता है। लेकिन खाने को निगलते समय यह नीचे आकर के ट्रैकिया यानी सांस की नली को बंद कर देता है और खाना एसोफेगस से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। अच्छा, मान लो ये एसोफेगस या ढक्कन जो भी है अगर टाइम से बंद नहीं हुआ, या फिर कैसे भी करके जो खाना है वो हमारे सांस की नली में चला गया तो? देखो, नॉर्मल केस में ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन जब कोई खाना जल्दी जल्दी खाता है या फिर बात करते हुए खाता है तो ऐसे में ये एपिग्लोटिस सही से काम नहीं कर पाता है, जिससे खाने का कुछ टुकड़ा हमारे सांस नली में चला जाता है। अब इसके सांस नली में जाते ही हमारा फेफड़ा अलर्ट मोड में आ जाता है और वह जोर जोर से हवा को बाहर की ओर फेंकने लगता है, जिससे हमें खांसी आने लगती है और ये जो टुकड़ा होता है वो भी हमारे मुंह या नाक से होते हुए बाहर निकल जाता है। चलो अच्छा, मान लिया कि ये जो खाना है वो हमारे फूड पाइप में चला गया, फिर? देखो, पहले तो इसे खाना बोलना बंद करो, क्योंकि खाने को चबाने और लार के साथ मिक्स होने के बाद इसे खाना नहीं बल्कि बोलस बोला जाता है। अब जब यह बोलस एसोफेगस में जाता है तो एसोफेगस बोलस को इस तरह से पकड़ लेता है और कुछ इस तरह से मूवमेंट करते हुए उसे नीचे की ओर ले जाता है। इस मूवमेंट को पेरास्टाल्सिस कहते हैं और इसी मूवमेंट के सहारे बोलस इस 25 सेंटीमीटर फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट तक पहुंचता है। और तुमको एक बात और बता दूं, जैसे कि हम खाने को लेट कर खा लेते हैं और यहाँ तक कि उल्टा होकर भी खा लेते हैं, तब भी जो खाना होता है वो हमारे पेट में ही जाता है। तो ऐसा सिर्फ इस पेरास्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अब देखो, जैसे ही बोलस एसोफेगस के निचले भाग पर पहुंचता है तो यहाँ पर एक स्प्रिंटल मसल्स होता है जो कि बोलस के आते ही खुल जाता है और बोलस के स्टमक में जाते ही यह फिर से बंद हो जाता है, ताकि पेट का एसिड और खाना वापस स्टमक से फूड पाइप में ना चला जाए। मैं जो भी बता रहा हूँ वो तुझे समझ में तो आ रहा है ना? हाँ हाँ, सब समझ में आ रहा है, बस तू आगे बोलता रहा। हाँ, तो देख, अब जैसे ही बोलस स्टमक में गिरता है उसका ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। अब यह बात तो हम सभी लोगों को पता है कि जो भी हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि बोलस में न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ बैक्टीरिया भी होता है जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारे शरीर में जो HCl होता है उसमें ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि उस बैक्टीरिया को मारते हैं, और यही रीजन है कि मैं तुमको बार बार बोलता हूँ कि खाना खाने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कोशिश यही रहनी चाहिए कि खाना खाते वक्त स्टमक एसिड ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो ताकि डाइजेशन इजिली हो सके, क्योंकि अगर हम पानी पियेंगे तो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा और बोलस यूं ही हमारे पेट में पड़ा रह जाएगा। देखो, अब जब बात हो ही रही है तो थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि स्टमक में ये जितना भी लिक्विड है ना उसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जिसमें कि HCl भी शामिल होता है। लेकिन HCl सिर्फ इसका एक भाग है। इसके अलावा इसमें पेप्सिनोजीन होता है जो कि HCl के संपर्क में आने से पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है। इसी के साथ ही इसमें कुछ मात्रा म्यूकस का भी होता है। ये वही म्यूकस होता है जो हमारे स्टमक में एक लेयर बनाता है जो कि स्टमक को खुद के एसिड से बचाता है। साथ ही इसमें थोड़ा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है जो कि बोलस को चाइम बनाने में मदद करता है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो आता कहाँ से है? देखो, हमारे पेट के अंदरूनी परत में लाखों छोटे छोटे ट्यूब जैसी संरचना होती है जिसे गैस्ट्रिक पीट्स कहते हैं। इन पीट्स में ही गैस्ट्रिक जूस बनता है और बनने के बाद हमारे पेट में रिलीज होता है। अब देखो, जो भी खाना तुम खाते हो तुम्हारे स्टमक में लगभग 2 से 4 घंटे रहता है। अगर तुम गेहूं के आटे से बने रोटी खाते हो तो यह इजीली 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर तुम मैदे से बने मोमोज या फिर तली भुनी चीज खाते हो तो इसे डाइजेस्ट होने में लगभग 6 घंटा लग जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एसिड ही डाइजेशन में हेल्प करता है, बल्कि बोलस को अच्छी तरह से तोड़ने के लिए हमारा स्टमक खुद भी इस तरह से चर्निंग मूवमेंट करता है। यह चर्निंग मूवमेंट 20 सेकेंड में एक बार होता है।
लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मान लो तुमने भरपेट खाना खा लिया तो तुम्हारा स्टमक चर्निंग एक्टिविटी सही से नहीं कर पाएगा और जो बोलस है वो ज्यादा देर तक तुम्हारे पेट में पड़ा रह जाएगा। और यही रीजन है कि डॉक्टर्स और मैं खुद भी सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा जगह हमेशा बचा कर रखना चाहिए। खैर देखो, स्टमक में जितना भी सामान है वो ऊपर ना जाए उसको रोकने के लिए जैसे यहाँ पर स्पिंटल मसल्स होता है, ठीक वैसे ही स्टमक के अंदर जितना भी सामान है वो स्टमक से नीचे ना जाए उसको भी रोकने के लिए यहाँ पर नीचे स्पिंटल मसल मौजूद होता है। इस स्पिंटल मसल्स को पैलोरी स्पिंटल मसल बोला जाता है और यह पैलोरी स्पिंटल मसल्स ही डिसाइड करता है कि फाइनली स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जाएगा और क्या नहीं। अब देखो, स्टमक में जो बोलस था वो एसियल डाइजेस्टिव एंजाइम्स और स्टमक के चर्निंग एक्टिविटी की वजह से चाइम में कन्वर्ट हो जाता है और यह पैलोरी स्पिंटल सिर्फ चाइम को ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री देता है और बाकी माल को पेट में ही रोक कर रखता है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बीच बीच में कभी कभी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है जैसे कि खांसी, इसको तो मान लो हम लोगों ने पहले ही समझ चुका है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि एसिडिटी, उल्टी या फिर ये जो हिचकी है वो सब क्यों होता है। लेकिन बस ये मत बोलना कि हिचकी आने पे जो हम बोलते हैं ना कि कोई याद कर रहा होगा, ये चीज गलत है, क्योंकि हमारे पास ले दे करके यही एक उम्मीद है कि चलो कम से कम कोई तो याद करने वाला है। टूट गया आए? ये उम्मीद भी टूट गया, क्योंकि ये हिचकी तब आता है जब तुम जल्दी जल्दी खाना खाते हो या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो तो तुम्हारा स्टमक कुछ इस तरह से फूल जाता है। अब जहाँ तुम्हारा लंग्स, डायफ्राम और ग्लोटिस मसल्स पहले तीनों आपस में कुछ इस तरह से तालमेल बनाकर काम करते थे, अब पेट फूलने की वजह से डायफ्राम को सही से काम करने का स्पेस नहीं मिल पाता है। डायफ्राम के सही से काम न करने की वजह से डायफ्राम और ग्लोटिस मसल्स का तालमेल बिगड़ जाता है और सांस लेते वक्त ग्लोटिस मसल अचानक ही बहुत तेजी से बंद हो जाता है। ग्लोटिस मसल्स के अचानक से बंद होने की वजह से ही हमारे अंदर से हिचकी की आवाज आती है, ना कि इस वजह से कि तुम्हें कोई याद कर रहा होता है। छोड़ यार, अब क्या ही बोलूं। एक काम कर, तू उल्टी के बारे में बता। देखो, जब हम खराब खाना खाते हैं जैसे कि ज्यादा तली भुनी चीजें जब हमारे पेट में ज्यादा देर तक पड़ी पड़ी खराब हो जाती हैं या फिर ऐसी कोई चीज जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तो ऐसे में हमारे दिमाग का वोमिटिंग सेंटर एक्टिव हो जाता है। इसके वजह से हमारे मुंह में ज्यादा लार बनने लगता है, हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब तक जहाँ खाना स्टमक से आंत में जाता था अब उल्टा आंत से स्टमक में आने लगता है। पेट में उल्टा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शुरू हो जाता है, पेट की मांसपेशियां और डायफ्राम सिकुड़ने लगता है, दबाव से लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर खुल जाता है, सारा खाना ऊपर चढ़ने लगता है, एपिग्लोटिस पाइप को बंद कर देता है ताकि जो खाना है वो फेफड़े में ना चला जाए, और इधर ललरी ऊपर चढ़ जाती है ताकि जो मटेरियल आ रहा है वो हमारे नाक में ना चला जाए, और फिर क्या, सारा सामान बाहर। और ये एसिडिटी देखो तब होता है जब हमारे पेट में बनने वाला एसिड जरूरत से ज्यादा बन जाता है, या तो एसिड गलती से ऊपर की ओर एसोफेगस में चला जाता है जिसकी वजह से हमारे सीने में जलन होने लगती है। खैर देखो, अब जैसे ही चाइम स्टमक से आंत में जाता है दो ऐसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का काम शुरू हो जाता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का हिस्सा तो नहीं है लेकिन डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्या हिस्सा नहीं है फिर भी डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब? अरे इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि खाना इससे होते हुए तो नहीं गुजरता, लेकिन ये कुछ केमिकल्स और एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है लीवर और पेनक्रियाज। लीवर का काम है एक डाइजेस्टिव सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना जिसे बाइल बोला जाता है। बाइल हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं उनमें जो फैट्स होता है उनको तोड़ने और डाइजेस्ट करने में ये बाइल ही हेल्प करता है। लीवर के जस्ट नीचे ये जो पार्ट देख रहे हो इसे गॉल ब्लैडर बोला जाता है। ये गॉल ब्लैडर ही वो जगह है जहाँ पर लीवर द्वारा बनाया गया बाइल स्टोर रहता है। अब जैसे ही तुम फैटी खाना खाते हो तो बाइल इस बाइल डक्ट के थ्रू सीधा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। इस बाइल डक्ट से यहाँ पर कनेक्टेड है ये पेनक्रियाज जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। तो गॉल ब्लैडर से आया हुआ बाइल और पेनक्रियाज से आया हुआ डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने को डाइजेस्ट करने में और ज्यादा बेटर हेल्प करता है। अरे यार, कब से सुन रहा हूँ डाइजेशन में हेल्प करेगा, आखिर ये डाइजेशन होगा कब? अगले वीडियो में।